वेलकम टू द सिलिकॉन गुरुकुल। टुडे इज 13 जनवरी 2024 एंड लाइक एवरी डे मैं हूं आपके साथ कुछ करंट अफेयर्स टॉपिक्स लेकर। रिसेंटली ऑन 9 जनवरी 2024 फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने अपने एजुकेशन मिनिस्टर गैब्रियल एटल को न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया है। प्रेजेंट टाइम में गैब्रियल एटल 34 ईयर्स ओल्ड हैं और इसके साथ ही वो फ्रांस के सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं टिल डेट। अब तक उनसे कम उम्र का कोई भी प्रधानमंत्री फ्रांस में नहीं बना है। उन्होंने रिप्लेस किया है प्राइम मिनिस्टर एलिजाबेथ बोर्न को, जो रिसेंटली इमिग्रेशन लॉज को लेकर बहुत विवादों से घिरे हुए थे। एंड गैब्रियल एटल हैज़ बिकम द फर्स्ट गे प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। तो आपको पता होना चाहिए कि गैब्रियल एटल ने पब्लिकली ये डिक्लेयर करके रखा हुआ है कि ही इज गे। विद दिस न्यूज वी कैन सी दैट फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन बहुत ही डेस्परेट होकर अपने कैबिनेट को रीशफल करते जा रहे हैं। और ऐसा करने के पीछे वजह भी है। वजह यह है कि हाल ही में एक ओपिनियन पोल आया था जिसमें फार राइट लीडर मरीन ले पेंस की पार्टी को इमैनुअल मैक्रोन के कैंप से 8 to 10% आगे दिखाया गया था। और इसी साल 2024 में यूरोपियन पार्लियामेंट का इलेक्शन भी होने जा रहा है, जिसमें आप सबको पता होना चाहिए कि पूरे यूरोपियन कंट्रीज के सारे लोग जो होते हैं, सारे सिटीजन्स इसमें हिस्सा लेते हैं विद यूनिवर्सल सफरेज। और रिसेंटली पॉलिटिकल टेंशन बहुत बढ़ा हुआ था क्योंकि एलिजाबेथ बॉर्न ने जो इमिग्रेशन लॉज लाया था उसको लेकर पब्लिक की तरफ से बहुत टेंशन और प्रेशर आ रहा था। तो इमैनुअल मैक्रोन ने इस तरह का स्टेप उठाया। अटल की अगर बात करें तो कोविड पेंडेमिक के टाइम में गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन के रूप में उन्होंने बहुत नेम फेम कमाया है और लोगों में उनकी एक पॉपुलैरिटी भी है। एंड परहैप्स ड्यू टू दिस रीजन उन्हें प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है। सो दिस वाज द न्यूज, गैब्रियल एटल न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। नाउ सम फैक्ट्स अबाउट यूरोपियन पार्लियामेंट। यूरोपियन पार्लियामेंट यूरोपियन यूनियन का एक लेजिस्लेटिव बॉडी है। यूरोपियन यूनियन आप सबको पता है कि यूरोप के 27 कंट्रीज का एक यूनियन है जिसे बहुत सारे पावर्स दिए गए हैं। यही समझ लो कि इंडिया का पार्लियामेंट इंडिया के स्टेट्स के ऊपर जितना पावर एंजॉय करता है उससे थोड़ा कम पावर यूरोपियन पार्लियामेंट यूरोप के कंट्रीज के ऊपर एंजॉय करता है। यूरोपियन पार्लियामेंट में 705 मेंबर्स हैं और इसके साथ ही ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक इलेक्टोरेट है। आप सबको पता है कि पहला तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है। अगर आप लोकसभा राज्यसभा को अगर जोड़ दें तो ये 705 से बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यूरोपियन पार्लियामेंट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक इलेक्टोरेट इन द वर्ल्ड, ये याद रखना। यूरोपियन पार्लियामेंट वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन 10 सितंबर 1952 और 1952 से लेकर 1979 तक इसमें जो भी मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट्स थे वो डायरेक्ट नॉमिनेट होकर आ रहे थे गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन 1979 से एक सिस्टम लाया जाता है जिसमें कि ये तय किया जाता है कि जो भी सिटीजन्स हैं यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के, वो सिटीजन डायरेक्ट अपने मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट चुनकर यहाँ भेजेंगे यूरोपियन पार्लियामेंट में। यानी कि गवर्नमेंट के पास अब पावर खत्म हो चुका है कि गवर्नमेंट किसी मेंबर को नॉमिनेट कर दे पार्लियामेंट के लिए, ऐसा अब नहीं होगा। लोग जो पब्लिक हैं, जो सिटीजन हैं, वो डायरेक्ट अपने मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट चुनेंगे। तो यूरोपियन पार्लियामेंट का लास्ट इलेक्शन हेल्ड हुआ था 2019 में एंड द नेक्स्ट इलेक्शन इज गोइंग टू हेल्ड इन दिस ईयर 2024। यूरोपियन पार्लियामेंट का दो इंपॉर्टेंट बॉडी है, लुई वेस एंड स्पेस लियोपोल्ड। आई एम सॉरी इफ आई कांट प्रोनाउंस इट वेल बिकॉज मुझे नहीं पता इसका ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन क्या है क्योंकि ये लैटिन वर्ड जैसा कुछ दिख रहा है। So Louis Weiss is situated in Strasbourg, France, and Espace Leopold is situated in Brussels, Belgium. यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट अभी प्रेजेंट हैं रोबर्टा मेट्सोला। नाउ लुक एट द मैप ऑफ यूरोप कीपिंग फ्रांस एट सेंटर। फ्रांस यूरोप का एक बहुत ही एडवांटेजियस पोजीशन होल्ड करता है। फ्रांस के वेस्ट में आप एटलांटिक ओशियन देख रहे हैं, फ्रांस के नॉर्थ में वेस्ट में आपको एटलांटिक ओशियन देखने को मिलेगा जो इसे बहुत ही गजब का ट्रेड रूट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा परसेंटेज ऑफ ट्रेड रूट मेडिटरेनियन सी होकर गुजरता है। तो वहाँ भी इसका डायरेक्ट एक्सेस होने के कारण इस तरफ से भी इसका पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्रांस के नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में बेल्जियम है, यहाँ छोटा सा लग्जमबर्ग कंट्री है, जर्मनी है इसके ईस्ट में, और यहाँ स्विट्जरलैंड है, इस तरफ इटली है। तो बहुत ही एक वेल्दी पोजीशन, एक बहुत ही एडवांटेजियस पोजीशन है फ्रांस का। नाउ द टॉपिक I2U2 ब्लॉक। यहाँ I2 का मीनिंग है इंडिया एंड इजराइल एंड U2 का मीनिंग है USA एंड UAE एंड दीज फोर नेशंस टुगेदर मेक I2U2 ब्लॉक। ये न्यूज रिलेटेड है I2U2 ब्लॉक से क्योंकि 9 जनवरी 2024 के दिन भारत दौरे पर आए थे UAE के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान।
इफ़ यू आर फॉलोइंग द न्यूज़ रेगुलरली तो आपने देखा होगा कि किस तरह से नरेंद्र मोदी ने सारे प्रोटोकॉल्स को तोड़ते हुए प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का वेलकम किया था। सारे प्रोटोकॉल तोड़कर वो उन्हें एयरपोर्ट लेने गए। उन्हें एक ग्रैंड गार्ड ऑफ ऑनर अकॉर्ड किया गया। इसके बाद 15 मिनट्स तक अहमदाबाद के रोड्स पर एक रोड शो किया गया। तो इस तरह का वेलकम शायद ही किसी प्रेसिडेंट को इंडिया में मिलता हो, जैसे इजराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को, या फिर फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, या लेट जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे। इस तरह के हमारे जो फ्रेंड्स कंट्री हैं उनको इस तरह का वेलकम दिया जाता है इंडिया की तरफ से, और उस लिस्ट में अब यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भी शामिल हो चुके हैं। इसके साथ साथ यूएई प्रेसिडेंट के साथ 4 एग्रीमेंट्स फाइनलाइज किए गए हैं टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन विद इन द I2U2 ग्रुप। These 4 agreements mainly include इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट टू एक्सप्लॉइट नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, जैसे सोलर पावर है या विंड पावर है। इस तरह के नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के ऊपर एक इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट साइन हुआ है। एग्रीमेंट ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू द हेल्थ सेक्टर एंड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। इसके अलावा एग्रीमेंट हुआ है एक गुजरात गवर्नमेंट और यूएई की कंपनी डीपी वर्ल्ड के बीच में। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि 4 एग्रीमेंट इंडिया और यूएई के रिलेशन को एक फर्दर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने जा रही है। इन 4 एग्रीमेंट्स में से पहला है इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट टू एक्सप्लॉइट नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस लाइक विंड पावर और सोलर पावर। दूसरा है हेल्थ सेक्टर के प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। एंड तीसरा है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में जो एक कोऑपरेशन का एग्रीमेंट है वो साइन हुआ है। इसके अलावा यूएई कंपनी डीपी वर्ल्ड ने गुजरात गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। तो इस तरह से 4 एग्रीमेंट हुए हैं यूएई और इंडिया के बीच में to strengthen the further relations. For the last 7 months, this was the 4th meeting between Indian Prime Minister and UAE President, and it shows the commitment between the leaders of India and UAE and their mutual relationship. इसके अलावा अगर हम बात करें I2U2 के फॉर्मेशन की, तो आपको पता होना चाहिए कि I2 का मतलब है यहाँ इंडिया एंड इजराइल, एंड U2 का मीनिंग है UAE एंड USA। हेयर यू शुड नो कि यूएई वॉज द फर्स्ट अरब कंट्री जिसने इजराइल के साथ एक एकॉर्ड साइन किया था जिसे अब्राहम एकॉर्ड कहा जाता है। तो अब्राहम एकॉर्ड अपने आप में फाउंडेशन है I2U2 का, क्योंकि इजराइल, आप सबको पता है इजराइल का बहुत ही फ्रेंड कंट्री है यूएसए, एंड यूएई का एक फ्रेंड कंट्री इंडिया है। तो इस तरह से 4 कंट्री ने मिलकर एक ब्लॉक बनाया और उसको शुरू में नाम दिया गया था इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन। कभी कभी इसे कुछ एनालिस्ट वेस्ट एशियन क्वाड भी कहते हैं, लेकिन धीरे धीरे इसका नाम I2U2 हो गया है। नाउ लुक एट द मैप हेयर। यहाँ आप यूएई को देख पा रहे हैं, इसके एक्सटेंट को। ये कुछ इस तरह से फैला हुआ है। इसके कुछ आइलैंड्स पर्शियन गल्फ में भी हैं, एंड यहाँ गल्फ ऑफ ओमान है। ओमान कंट्री इसका नेबर है, एंड सऊदी अरबिया इज ऑल्सो अ नेबर। आप देख पा रहे हैं कि पर्शियन गल्फ के उस पार ईरान है और इस पार यूएई है। एंड प्रेजेंट टाइम में इजराइल और फ़लस्तीन के बीच वार होने के कारण थोड़ा सा टेंशन का माहौल यहाँ ईरान और यूएई के बीच में भी हमें देखने को मिलता है। सो दिस वाज द टॉपिक। रिसेंटली कर्नाटका हाईकोर्ट ने कृष्णा राजा सागर डैम के पास वाले एरिया में माइनिंग एक्टिविटी पर बैन लगाया है। अगर आप कृष्णा राजा सागर डैम को सेंटर माने तो इसके 20 किलोमीटर रेडियस वाले एरिया में किसी भी तरह की माइनिंग एक्टिविटी रेस्ट्रिक्टेड रहेगी। ये रेस्ट्रिक्शन डैम सेफ्टी एक्ट 2021 के प्रोविजंस के अंडर लगाया गया है, और ये रेस्ट्रिक्शन तब तक लगा रहेगा जब तक सेंट्रल माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट धनबाद वहाँ जाकर डैम सेफ्टी सर्वे कंप्लीट नहीं कर लेती है। नाउ सम फैक्ट्स अबाउट कृष्णा राजा सागर डैम। तो सबसे पहली बात, ये एक ग्रेविटी डैम है। दैट मीन्स वाटर फ्लो के बीच में एक स्ट्रक्चर ऐसा खड़ा किया गया है कि वाटर के फ्लो को चेक किया गया है, जिससे वाटर के फ्लो पर हमारा कंट्रोल इस्टेब्लिश हो पाया। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन कर्नाटका इन 1932 और कावेरी रिवर पर इसे बनाया गया है। अप्रोक्सीमेटली 8597 फीट ये लंबा है, एंड हाइट इज अप्रोक्सीमेटली 130 फीट। डैम इज नेम्ड आफ्टर कृष्णा राजा वोडियार फोर्थ, द रूलर ऑफ मैसूर किंगडम। और इस डैम को प्लान किया गया था एम विश्वेश्वरैया के द्वारा। ऑब्वियसली 1932 में ही उन्होंने प्लान किया था जब ये डैम बन के तैयार हुआ था, ड्यूरिंग द रीन ऑफ वोडियार राजा। और इस डैम को एम विश्वेश्वरैया डैम भी कहा जाता है। इस डैम में जितना वाटर स्टोरेज होता है इस डैम के कारण, उसे इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग के लिए यूज किया जाता है मैसूर में, मांड्या में, एंड ऑल्सो इन तमिलनाडु। वृंदावन गार्डन इज ऑल्सो सिचुएटेड नियर दिस डैम। दिस डैम इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डैम्स ऑफ द इंडिया। अगर यहाँ आप देखेंगे, यहाँ ब्लू पैच जो आपको दिख रहा है,
ये एक्चुअली कृष्णा राजा सागर डैम का वाटर रिजर्वायर है। डैम इस जगह है, ये है डैम, यहाँ आप इसे देख पा रहे हैं ठीक से। और डैम के वेस्ट साइड में आपको कृष्णा रिवर का इतना बड़ा रिजर्वायर दिखता है, जिस वाटर को यूज किया जाता है इरिगेशन एंड फॉर ड्रिंकिंग पर्पजेज फॉर वेरियस स्टेट्स एंड टाउन्स। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में। अप्रॉक्सीमेटली 90 ईयर्स से अधिक इसका एज हो रहा है, दैट्स वाई इसका सर्वे किया जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब तक सर्वे नहीं हो जाता है तो इसके आसपास का मैनिंग एक्टिविटी अभी बैन रहेगा। सो दिस वाज द न्यूज। नाउ द टॉपिक वर्ल्ड हिंदी डे 2024, जिसे हर साल की तरह इस साल भी 10th जनवरी के दिन सेलिब्रेट किया गया विद द एम ऑफ गिविंग स्पेशल स्टेटस टू हिंदी एट द ग्लोबल लेवल। नाउ सम फैक्ट्स अबाउट वर्ल्ड हिंदी डे। फर्स्ट टाइम वर्ल्ड हिंदी डे 10th जनवरी 2006 के दिन मनाया गया था आफ्टर द अनाउंसमेंट बाय डॉक्टर मनमोहन सिंह, द देन इंडियन प्राइम मिनिस्टर। 10th जनवरी हिंदी लैंग्वेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्लोबली, बिकॉज ऑन दिस डे इन 1949 फॉर द फर्स्ट टाइम यूएनजीए में हिंदी में स्पीच दी गई थी। यूएनजीए मीन्स यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में हिंदी में स्पीच दी गई थी। इसके अलावा 10th जनवरी 1975 के ही दिन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रेशन किया गया था देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के द्वारा इन नागपुर। और विश्व हिंदी सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग लोकेटेड है पोर्ट लुइस मॉरिशस में, ये भी फैक्ट आपको पता रहना चाहिए। नेशनल हिंदी डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, ये 14 सितंबर है। सो वर्ल्ड हिंदी डे 10th जनवरी एंड नेशनल हिंदी डे 14 सितंबर, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। 14 सितंबर के दिन नेशनल हिंदी डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ऑन 14 सितंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हिंदी को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट किया था। ऑफिशियली द फर्स्ट हिंदी डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 14th सितंबर 1953। Here are some provisions related to the official language in the Constitution of India। आप सबों को बता दूं कि नेशनल लैंग्वेज जैसा इंडिया में कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब ये डिबेट शुरू हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में तो सबने कहा कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाओ, लेकिन यहाँ बहुत बड़ा डिबेट शुरू हो गया था। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक मेंबर थे पीटी चैको, उनका कहना था कि ये नेशनल लैंग्वेज वाला मुद्दा रहने दो, आगे कभी जो आने वाले पार्लियामेंट है वो उसे सुलझाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करेंगे, अभी फिलहाल ऑफिशियल लैंग्वेज को डिक्लेयर कर दो। एंड इवेंचुअली आर्टिकल 343 से आर्टिकल 351 जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 17 है, वहाँ पर प्रोविजंस रिलेटेड टू द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया सारे इंक्लूड किए गए। द आर्टिकल 351 डील्स विद इंस्ट्रक्शन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज। इसके अलावा आर्टिकल 343 की बात करें तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शैल बी हिंदी एंड द स्क्रिप्ट देवनागरी। The form of the numbers used for the official purpose of the union will be the international form of Indian numbers। याद रखना ये जो है 1 2 3 4 ये इंटरनेशनल सिस्टम है, इंटरनेशनल फॉर्म है इंडियन नंबर्स का। इसे हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम कहा जाता है क्योंकि ये इंडिया से शुरू हुआ था। ये किसी भी तरह से आप इसे वेस्टर्न मत समझ लेना, ये इंडिया से इसका ओरिजिन हुआ था। इसके अलावा आर्टिकल 120 भी देख लो, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 348 इन पार्ट 17 वर्क इन पार्लियामेंट शैल बी ट्रांजेक्टेड इन हिंदी और इन इंग्लिश। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदी को लेकर कुछ प्रोविजंस डाले गए हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज को लेकर कुछ प्रोविजंस डाले गए हैं। टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ने कई सारे एफर्ट किए हैं फॉर द प्रमोशन ऑफ हिंदी। अभी सिंस 2019 सभी मिनिस्ट्रीज में, ऑल 59 मिनिस्ट्रीज में हिंदी एडवाइजरी कमेटी का फॉर्मेशन किया गया है एंड ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी भी बनाए गए हैं ऑल द 528 सिटीज़ ऑफ इंडिया। इसके अलावा इंडिया के बाहर लंदन, सिंगापुर, फिजी, दुबई, पोर्ट लुइस, इन सब शहरों में भी म्यूनिसिपल ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं। इसके अलावा ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस भी किया जा रहा है जो 2021 में सबसे पहले हुआ था बनारस में, एंड देन सूरत में ये 2022 में सेकेंड टाइम हुआ था, 2023 में ये थर्ड टाइम हुआ था पुणे में, एंड इन 1960 द सेंट्रल हिंदी डायरेक्टरेट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एंड इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस हैज एस्टैब्लिश्ड हिंदी चेयर्स इन वेरियस फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूशंस अब्रॉड। तो इस तरह से हम ये भी देख पा रहे हैं कि गवर्नमेंट का भी अपना एक प्रयास है हिंदी को प्रमोट करने का। नाउ द टॉपिक ICD, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेज। रिसेंटली WHO के अंडर एक इवेंट का इनॉग्रेशन हुआ था न्यू दिल्ली में ऑन 10th जनवरी 2024।
In this event, WHO launched traditional medicine morbidity codes of Ayurveda, Siddha and Unani as Module 2 in ICD-11। तो क्या है ये टॉपिक, इसको ठीक से समझते हैं पहले। देखो आईसीडी क्या होता है, पहले उसे समझते हैं। डब्ल्यूएचओ ने वर्ल्ड के सभी डिजीजेज को इंटरनेशनली क्लासीफाई किया हुआ है और ये क्लासिफिकेशन उसने कोडेड फॉर्म में किया है, एंड दिस क्लासिफिकेशन सीरीज इज कॉल्ड आईसीडी, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेज। आईसीडी प्रोवाइड्स वाइड स्प्रेड यूज ग्लोबली। ह्यूमन डिजीज कोई भी हो, उसका क्या एक्सटेंट है, उसके क्या काउजेज हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं और उससे डेथ होने की संभावना क्या है, तो ये सारे के सारे डाटा कोडेड फॉर्म में आईसीडी पर अवेलेबल होता है। क्लिनिकल टर्म्स कोडेड विद द आईसीडी आर द मेन बेसिस फॉर हेल्थ रिकॉर्डिंग एंड स्टैटिस्टिक्स ऑन इलनेस इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी केयर एज वेल एज डेथ सर्टिफिकेट्स। ये डाटा और स्टैटिस्टिक्स सपोर्ट करते हैं पेमेंट सिस्टम को, सर्विस प्लानिंग को, एडमिनिस्ट्रेशन एंड क्वालिटी एंड सेफ्टी एंड हेल्थ केयर रिसर्च। तो ये सब एक फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया है डब्ल्यूएचओ के द्वारा इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेज के रूप में। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें करंट अफेयर्स क्या है, तो करंट अफेयर्स यही है कि इस आईसीडी में कहीं से भी जो आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी सिस्टम जो हुआ करते हैं ऑब्वियसली, तो इनका कोई भी टर्मिनोलॉजी या डाटा इस ICD-11 में या ICD में इंक्लूडेड नहीं था पहले। तो ICD-11 का जो ये इवेंट हेल्ड हुआ है न्यू दिल्ली में, यहाँ ये अनाउंस किया गया WHO के तरफ से कि नहीं, वो आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी के भी जो भी डाटा और टर्मिनोलॉजी हैं उन्हें वो ICD में अब इंक्लूड करने जा रहे हैं। सो दैट वाज द न्यूज। नाउ लेट्स डिस्कस द प्रोसेस बाय विच Ayurveda, Siddha, Unani etc. is going to be included in the WHO ICD series। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस के बारे में, जो काम करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और WHO के ICD रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए WHO कोलैबोरेशन सेंटर के रूप में यही काम करता है। दैट मीन्स सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस CBHI ही काम करता है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर किस तरह से WHO से कनेक्टेड है। अब आइए बात करते हैं आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी मेडिसिन को कंट्रोल करने वाले इंस्टीट्यूशन यानी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर एक पोर्टल है जिसका नाम है नेशनल आयुष मॉर्बिडिटी एंड स्टैंडर्डाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल। तो इस पोर्टल पर जो भी डिजीज होते हैं उसे आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी के अंडर जो भी टर्मिनोलॉजी होता है या जो भी डाटा होता है उसको पहले से कैटेगराइज कर दिया गया है इस नमस्ते पोर्टल पर बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो ये पहले से किया गया है और बस इस पोर्टल को कनेक्ट करना है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर CBHI के द्वारा ये काम किया जाएगा। दैट मीन्स CBHI और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का कोलैबोरेशन की इसमें ज़रूरत होगी और इस तरह से जो TM2 मॉड्यूल ऑफ ICD-11 सीरीज है उसमें आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम के अंडर ये क्लासिफिकेशन को WHO के पोर्टल से कनेक्ट कर दिया जाएगा। So this was a brief overview over the integration of Ayurveda, Unani, Siddha with the ICD-11 TM Module 2 classification of WHO। यहाँ TM का मीनिंग ट्रेडिशनल मेडिसिन है। Now some key facts about Legal Service Authorities Act। It was enacted to give a statutory base to legal aid programs। इसे समझने के लिए, इस लाइन को समझने के लिए मैं आपको समझाता हूँ आर्टिकल 39A। आप सबको पता होना चाहिए कि हमारे DPSP पार्ट में आर्टिकल 39A को इंसर्ट किया गया था 1976 में वाया द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो इस तरह से आर्टिकल 39A हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आता है विच प्रमोट्स जस्टिस ऑन अ बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी, इन पार्टिकुलर प्रोवाइड फ्री लीगल एड, सुटेबल लेजिस्लेशन और स्कीम्स। तो इस तरह से इन प्रोविजंस की बात किया गया था आर्टिकल 39A में। लेकिन आप सब जानते हैं कि DPSP कहीं से भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। दैट्स वाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सके तो उसे स्टैट्यूटरी बेस दिया गया लीगल सर्विसेज। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के एक जज जस्टिस BR गवई को सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन के रूप में नॉमिनेट किया गया है। सो नाउ सम फैक्ट्स अबाउट सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी। इसे लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 के सेक्शन 3A के अंडर कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, जिसका काम है फ्री एंड कॉम्पिटेंट, याद रखना ओनली फ्री नहीं, फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करना
to the weaker sections of society in cases falling under the top court's jurisdiction, यानी सुप्रीम कोर्ट में जो भी केस आएगा वहाँ वीकर सेक्शंस के लोगों को लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करना इस कमिटी का काम है। इन द सेम सेक्शन, सेक्शन 3A ऑफ द सेम एक्ट, यह भी डिस्क्राइब किया गया है कि इस कमिटी को नालसा कॉन्स्टिट्यूट करेगी। नालसा मीन्स नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। सो जैसे ही बात नालसा की आती है तो इसका मतलब है बोथ द चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स ऑफ द कमिटी विल बी नॉमिनेटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI। फर्दर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन अपॉइंट द सेक्रेटरी टू द कमिटी। इसमें देख लो, एक बात जान लो, यहाँ जो चेयरमैन होंगे वो सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज होने चाहिए और उसके साथ कुछ मेंबर्स भी होंगे। और मेंबर्स की जहाँ तक बात है वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी क्वालिफिकेशन को प्रेस्क्राइब करेगी, वो सिर्फ क्वालिफिकेशन को प्रेस्क्राइब करेगी। जहाँ तक बात सेंट्रल गवर्नमेंट की है तो वो सिर्फ क्वालिफिकेशंस प्रेस्क्राइब करेगी। जो भी मेंबर है उसे नॉमिनेट करने का काम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का है। ये सारा पावर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास है। द कमिटी इन टर्न कैन अपॉइंट officers and other employees as prescribed by the center in consultation with the Chief Justice of India. अंडर सेक्शन 27 ऑफ द 1987 एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्टेशन कर इस एक्ट के किसी भी प्रोविजन को लागू करने के लिए किसी भी तरह का रूल बनाकर नोटिफिकेशन निकाल सकती है। ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, लेकिन आफ्टर ऑल यहाँ उसे कंसल्ट करना होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। बियॉन्ड दिस फैक्ट्स, इस कमिटी के मेंबर्स के नंबर कितने होंगे, इनका एक्सपीरियंस क्या होगा और क्वालिफिकेशन क्या होगा, ये सारी बातें नालसा रूल्स 1995 के रूल नंबर 10 में डिस्क्राइब किया हुआ है। अंडर दिस एक्ट ऑफ 1987 3 टायर्ड अथॉरिटीज आर फॉर्म्ड ऑल ओवर इंडिया। सबसे सुप्रीम में है नालसा, जिसका एक सीट सुप्रीम कोर्ट में होता है। इसे 1995 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था और स्टेट लेवल पर हर एक स्टेट का हाई कोर्ट में होती है SLSA या फिर सालसा भी आप कह सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर DLSA एंड सेम बॉडी तालुक लेवल या सब डिवीजन लेवल पर भी बनाया गया है। नालसा की बात करें तो इसका मेजर वर्क है टू मॉनिटर एंड इवेल्युएट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीगल एड प्रोग्राम्स। और जो भी एलिजिबल ग्रुप्स हैं जिसके बारे में अभी मैंने बात की, उन एलिजिबल ग्रुप्स तक सर्विस पहुँचे, ये जो लीगल एड सर्विसेज हैं वो उनको मिले, इसके लिए पॉलिसीज बनाना ये काम है नालसा का। और SLSA का काम है नालसा का जो भी पॉलिसी और डायरेक्शन मिला है उन्हें ठीक से इम्प्लीमेंट करना ताकि लोगों को सर्विसेज अवेलेबल हो पाए। और इसके साथ साथ लोक अदालत भी कंडक्ट करना ऑल ओवर द स्टेट, ये काम है सालसा का। और सालसा के जो हेड होते हैं, मतलब सालसा हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ द रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट, जिस भी स्टेट का वो सालसा है उस स्टेट का हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ही SLSA के हेड होंगे। नाउ सम की फैक्ट्स अबाउट लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987। इस एक्ट को लाया गया था टू गिव अ स्टैट्यूटरी बेस टू लीगल एड प्रोग्राम्स। इस लाइन को समझने के लिए मैं आपको आर्टिकल 39A समझाता हूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि DPSP में एक आर्टिकल 39A को इंट्रोड्यूस किया गया था 1976 में वाया द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। वही एक फेमस 42nd अमेंडमेंट एक्ट जिसे कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है कभी कभी, तो उसी के अंडर आर्टिकल 39A को कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया था। इस आर्टिकल में स्टेट को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि स्टेट शेल सिक्योर दैट द ऑपरेशन ऑफ द लीगल सिस्टम प्रमोट्स जस्टिस। ठीक है, और भी कई सारी बातें हैं। तो यहाँ एक और बात है, प्रोवाइड फ्री लीगल एड बाय सुटेबल लेजिस्लेशन और स्कीम्स और इन बाय अदर वे and to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disabilities। आई होप आप समझ रहे होंगे कि यहाँ कितनी बड़ी बात कह दी गई है कि किसी भी सिटीजन को इकोनॉमिक रीजन से उसे जस्टिस से डिप्राइव नहीं किया जा सके, उसे जस्टिस से वंचित नहीं किया जा सके, ऐसा प्रबंध स्टेट करेगी। चाहे स्कीम लाए, चाहे ऐसा कानून लाए, चाहे कोई भी रास्ता निकाले, लेकिन किसी भी सिटीजन को फिनेंशियल कमजोरी के कारण से जस्टिस से वो डिप्राइव ना हो, ऐसा कुछ करे इंडियन स्टेट। सो दिस वाज आर्टिकल 39A। आप सब जानते हैं ये DPSP में है, तो DPSP को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो ये जो लीगल एड वाली बात है, इसे स्टैट्यूटरी बेस देने के लिए ये लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट लाया गया था 1987 में। इसका एम है टू प्रोवाइड फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज टू एलिजिबल ग्रुप्स इंक्लूडिंग women, children, SC, ST, EWS categories, industrial workers, disabled persons and others.
एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस तरह का रेप्लिकेशन होता है DLSA, दैट इज डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज, जिसकी ऑफिस डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट कॉम्प्लेक्स में होती है एंड इट इज चेयर्ड बाय डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ द रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट। तालुका या सब डिविजनल लीगल सर्विसेज कमिटी को हेड करते हैं सीनियर सिविल जज। सो दीज वर द इंफॉर्मेशन अबाउट लीगल सर्विस अथॉरिटीज। आई होप यू लाइक्ड इट। अगेन अ ग्रेट न्यूज कमिंग फ्रॉम इसरो। इसरो का एक कमर्शियल आर्म है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL। NSIL पूरी तरह से सेट है टू लॉन्च GSAT-20 सैटेलाइट अब्रॉड स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट इन 2024। एज पर सम न्यूज सोर्सेस ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि सितंबर 2024 तक हम ये लॉन्च कर पाएंगे। नाउ सम फैक्ट्स अबाउट GSAT-20। GSAT-20 एक हाई थ्रूपुट KA बैंड सेटेलाइट है। ये KA बैंड क्या होता है इसे हम जानेंगे अभी तुरंत, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि जब ये GSAT-20 सक्सेसफुली अपने ऑर्बिट में इंस्टॉल हो जाता है तो उसके बाद इंडिया में एक स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट में रिवॉल्यूशन देखने को हमें मिलेगा। कनेक्टिविटी, डिजिटल वीडियो ट्रांसमिशन, ऑडियो ट्रांसमिशन, इन सब क्षेत्रों में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हमें देखने को मिल सकता है। रिमोट लोकेशंस जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप आइलैंड्स, इन सब जगहों पर कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनेट कवरेज मिल सकता है इस सैटेलाइट के द्वारा। इट हैज़ बीन लॉन्च टू एड्रेस द ग्रोइंग ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन नीड्स ऑफ इंडिया। Some technical specifications: satellite offers an impressive STS high throughput satellite जिसके पास कैपेसिटी है 48 Gbps में डाटा ट्रांसफ़र करने का। नोटेबली कंप्राइजेज 32 बीम्स, और इसमें ये कोशिश किया गया है जो अंडर सर्व्ड एरियाज हैं वहाँ पर कनेक्टिविटी गैप को ब्रिज किया जाए, वहाँ तक सर्विस को पहुँचाया जाए। तो इट इज़ डिज़ाइन टू मीट द डिमांडिंग सर्विस नीड्स। तो इस तरह से GSAT को बनाया गया है। अब आइए KA बैंड की बात करते हैं। देखो, KA बैंड को समझने के लिए आपको समझना होगा कि रेडियो वेव्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे कम्युनिकेशन में। हम जो भी कम्युनिकेशन करते हैं, पुराने ज़माने में रेडियो चलता था, फिर TV आया, तो उसमें रेडियो वेव्स के द्वारा ही कम्युनिकेशन किया जाता था, डाटा को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जाता था। तो अब देखो, जो बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी का रेडियो वेव्स होता है उसमें बहुत ज़्यादा डाटा यहाँ से वहाँ नहीं किया जा सकता है। जैसे मैरीटाइम नेविगेशन सिग्नल्स वो 3 किलोहर्ट्ज़ से 30 किलोहर्ट्ज़ तक के हुआ करते थे। रेडियो की बात करो तो वहाँ AM होता था, शॉर्ट वेव होता था, या FM रेडियो होता था। चलो FM रेडियो की बात करते हैं, तो ये 30 मेगाहर्ट्ज़ से 300 मेगाहर्ट्ज़ के बीच का वेव में इस तरह का डाटा ट्रांसफ़र होता था कि FM रेडियो चल जाता था। अगर TV की बात करें, UHF की बात करें, जैसे आपने देखा होगा कि कैमरे पर एक माइक का सेटअप लगता है, दूसरा माइक कॉलर में लगता है, वायरलेसली कनेक्ट होता है, तो वहाँ UHF काम करता है। तो वो सब जितने भी कनेक्टिविटी है वो 300 मेगाहर्ट्ज़ से 3 गीगाहर्ट्ज़ के बीच के वेव्स में वो डाटा ट्रांसफ़र हो जाता है। बहुत ही साइमल्टेनियस होता है, वो बहुत ही फास्ट होता है। लेकिन अब बात करते हैं KA बैंड की, क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी तुरंत आपको बताया कि यहाँ 48 Gbps में डाटा को ट्रांसफ़र करना है, डिजिटल वीडियो ट्रांसमिशन होना है, ऑडियो ट्रांसमिशन होना है, तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी चाहिए बहुत अधिक चाहिए, यानी कि 27 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर के 40 गीगाहर्ट्ज़, यानी कि ये जो एक बहुत बड़ा एरिया है फ्रीक्वेंसी के ग्राफ पर यहाँ दिखाया गया है आपको। तो इस फ्रीक्वेंसी के रेंज में काम करेगा KA बैंड, और इस बैंड में अगर काम करेगा GSAT तभी जाकर इतने सारे रिक्वायरमेंट्स को ये पूरे कर पाएगा, यानी कि इंटरनेट कनेक्टिविटी, वीडियो ट्रांसमिशन, ऑडियो ट्रांसमिशन, ये सारे चीज़ों को फुलफ़िल कर पाएगा हमारा GSAT-20। नाउ सम इन्फॉर्मेशन अबाउट न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL, जिसे इनकॉर्पोरेट किया गया था 6 मार्च 2019 में अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। ये इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा फुल्ली ऑन किया जाता है अंडर द कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। इसका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू इनेबल इंडियन इंडस्ट्रीज टू टेक अप हाई टेक्नोलॉजी स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज़, PSLV का प्रोडक्शन करना, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स का भी प्रोडक्शन करना, स्पेस बेस्ड सर्विसेज का प्रोडक्शन या मार्केटिंग, ये सारे काम इसके हैं। बिल्डिंग ऑफ सैटेलाइट्स बोथ कम्युनिकेशन एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय इसरो सेंटर्स, ये सारे काम इसके हैं। इवन कंसल्टेंसी सर्विसेज टू इंडस्ट्रीज भी ये प्रोवाइड करता है। सो दिस इज अबाउट न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। अब आइए बात करते हैं थोड़ा फाल्कन रॉकेट के बारे में, फाल्कन 9 के बारे में। तो ये वर्ल्ड का पहला ऑर्बिटल क्लास रीयूजेबल 2 स्टेज रॉकेट है, डिजाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय SpaceX, सब जानते हैं, फॉर द रिलायबल एंड सेफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पीपल एंड
payloads into Earth orbit and beyond। तो पहली बार दुनिया में ऐसा रीयूजेबल, जिसे कि बार बार यूज किया जा सके, इस तरह का रॉकेट बनाया गया था। इनिशियली एनएसआईएल ने ये कहा था कि वो LVM-3 के द्वारा इस सैटेलाइट को लॉन्च करेगा, दैट मीन्स GSAT-20 को लॉन्च करेगा। लेकिन फर्दर वहाँ देखा गया कि जो GSAT-20 का वेट है वो 700 kg हेवियर देन द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ LVM-3 है। दैट्स वाई स्पेस एक्स के फाल्कन 9 को हायर किया गया। सो दिस वॉज द न्यूज। आई होप यू लाइक्ड इट।